नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसके अलावा अगर बात की जाए रूस की चेतावनी को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बदलाव, एडेड जूनियर और भी कई बड़ी भर्तियों की अपडेट के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी एसएससी कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें। 6 मार्च 2022 दोपहर 12 बजे 60 मिनट में 60 क्वेश्चन के आंसर देकर आप सभी जीत सकते हैं अमेजिंग प्राइजेस, जिसमें आपसे रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसमें अगर आपकी फर्स्ट से लेकर थर्ड रैंक आती है तो 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। 4 से लेकर 10 के रैंक वालों को यहाँ पर 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा 11 से लेकर 50 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है तो 50% स्कॉलरशिप होगी। और अगर आपकी रैंक 51 से 500 के बीच में आती है तो 25% की स्कॉलरशिप। इसके अलावा 500 से लेकर 1000 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है तो आपको 20% की स्कॉलरशिप मिलेगी। एनरोल करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आर गौतम 10 लगाकर आप सभी अभी एनरोल कर सकते हैं, तो इसको मिस बिल्कुल ना करें, जिसमें आप सभी करोड़ों रुपये की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी एनरोल करें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रूस बनाम यूक्रेन का जो मामला है वो काफ़ी लंबे समय से चलता हुआ दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे करके इसको 8वां दिन आप सभी को देखने के लिए मिला है। और जैसे जैसे ये मामला और आगे बढ़ेगा, युद्ध कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं किसी के लिए भी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित कभी नहीं होता है। आप सभी ने कहावत तो सुनी होगी कि लड़ाइयों में किसी का फ़ायदा नहीं होता है। सेम बात यहाँ पे भी लागू होती है कि जितना मर्जी युद्ध करा लिया जाए, ना तो रूस के लिए फ़ायदेमंद होगा, ना ही अगर बात की जाए यूक्रेन को लेकर, क्योंकि इसके बीच में फंसे हुए आम आदमियों की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करेंगे। अगर आपको पता होना चाहिए, रूस ने भले ही यहाँ पे हमला कर दिया, उसके पास बहुत सारी पावर है, लेकिन उनके आम आदमियों के बारे में भी अगर विचार करके देखा जाए, उनके बैंक के खाते बंद कर दिए गए, एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, खाद्य पदार्थों की समस्या हो गई है, महंगाई से जूझना पड़ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सही मायनों में अगर देखा जाए, भले ही रूस इस बात को लेकर यहाँ पे पूरे तरीके से आश्वस्त है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन अगर आम आदमी की सलाह ली जाए तो दोनों ही तरफ से बहुत बड़ा नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए पुतिन की चेतावनी को लेकर, तो उनका कहना है कि यूक्रेन में अभी सबसे बुरा होना बाकी है। मतलब उनका कहना है कि अभी तक जो भी आप सभी को देखने के लिए मिला है बस वो बुरा है, लेकिन इससे भी कुछ बुरा अभी होना और बाकी है। जैसा कि नीचे लिखा है कि कब्जा करने का ही मकसद है। युद्ध का 8वां दिन हो चुका है। अगर बात की जाए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने फ़ोन पर पुतिन से 90 मिनट बातचीत की और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हुई हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस मामले को लेकर, जितना ज़्यादा कहीं ना कहीं मामला लंबा बढ़ेगा उतना ही मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। पुतिन ने कहा कि 3189 भारतीयों को बनाया बंधक। अगर बात की जाए, भारत के स्पष्ट इनकार के बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर आरोप लगाया है कि यूक्रेन के विदेशी नागरिकों की ढाल के रूप में इस्तेमाल करने लगा है और ऐसे में 3179 भारतीयों को यहां से बंधक बना लिया है। एक बड़ी अपडेट इनके माध्यम से दी जा रही है। रूस का ये दावा है कि भारत के 3179 लोगों को बंधक बना लिया गया है, लेकिन क्या ये सत्य है, इसको लेकर भारत की तरफ से तो पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रूस की तरफ से यहाँ पर दावा किया गया है कि यूक्रेन की तरफ से विदेशी नागरिकों को ढाल बनाया जा रहा है। अब ये कितना सही है कितना गलत, इसके बारे में तो कुछ कह पाना संभव नहीं, क्योंकि भारत ने अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन एक बात पूरे तरीके से सही है कि भारतीय बहुत सारे नागरिक अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रवादी व विदेशी भाड़ी के सैनिक ने देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, चीनी छात्रों को गोली चलाई है, जिसमें 2 चीनी छात्र भी घायल हो गए। और ऐसे में अगर बात की यूक्रेन के नागरिक इलाकों की, तो यहाँ पे और भी तमाम चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। फिलहाल उनकी तरफ से जो दावा किया गया उसके मुताबिक यही है कि रूस की तरफ से लगभग 3179 भारतीय बंधक बनाए गए हैं, जो कि आपके सामने यूक्रेन की तरफ से हैं। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीटीईटी घोटाले को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपीटीईटी का घोटाला अपने सर चढ़कर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही सरकार की तरफ से यूपीटीईटी परीक्षा दोबारा करवा के अपनी पीठ थपथपाई गई हो, लेकिन इस प्रकार के मामले सरकार की तरफ से बार बार किए जाते हैं, जिसकी वजह से विवाद बढ़ जाता है। एक बार फिर से यूपीटीईटी को लेकर बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पर पेपर बनाने वाली कंपनी को भी जेल भेज दिया गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार यूपीटीईटी को लेकर जानकारियां निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूपीटीईटी पेपर लीक के अंदर 3 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।
पूर्व सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी, इसके अलावा पेपर बनाने वाली कंपनी के निदेशक व कंप्यूटर लैब संचालक के नाम से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। नीचे लिखा है कि यूपीटीईटी 2021 के पेपर लीक केस की अगर बात की जाए, 3 मुख्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने जांच की पूरी अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। पुलिस ने पूर्व सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी संजय उपाध्याय, प्रश्न पत्र बनाने वाली कंपनी के निदेशक अनूप राय, इसके अलावा कंप्यूटर संचालक बलराम राठी उर्फ के खिलाफ पत्र दाखिल करते हुए, जबकि व्यापम घोटाले के आरोपी एवं पेपर लीक केस में लखनऊ से गिरफ्तार संतोष चौरसिया को भी यहाँ से कौशाम्बी जेल में रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, जिसको लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि यूपीटीईटी पेपर लीक हो जाने के बाद से एसटीएफ ने प्रश्न पत्र करने वाली अगर बात की जाए यहाँ पे जो अनूप राय की कंपनी थी और इसके अलावा पूर्व सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद इनके ऊपर केस चला, केस के बाद इनको कहीं ना कहीं जेल भेज दिया गया है। अब आसान भाषा में कहा जाए तो ये पूरे तरीके से यहाँ पे आरोपी पाए गए हैं, चाहे वो पूर्व पीएनबी सचिव हो या फिर पेपर बनाने वाली कंपनी हो या फिर कंप्यूटर लैब संचालक हो। यहाँ पे उनका कहना है कि बलराम हरिद्वार में 250 कंप्यूटर की लैब चलाता है। वह अभ्यर्थी व प्रतियोगी परीक्षा के पास करने के लिए केंद्रों के संचालन से जुड़ा हुआ था। अधिकारी पेपर लीक करने को लेकर संजय उपाध्याय अनूप राय की मुख्य भूमिका मान रहे हैं। वहीं किए गए पेपर की जगह जगह सौदा करने को लेकर संतोष चौरसिया व बलराम की भूमिका मानी जा रही है। फिलहाल यहाँ पे एसटीएफ का दावा है कि पेपर लीक के मामले में 2 लोग आरोपी हैं, जो कि हैं कंपनी और इसके अलावा पीएनबी सचिव, और पेपर को बेचे जाने के मामले में 2 लोग आरोपी हैं, जो कि बलराम और इसके अलावा संतोष चौरसिया। फिलहाल क्या होगा इसको लेकर आगे की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एक और बड़ी अपडेट के बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर कुंजियों का जारी होना एक कहीं ना कहीं वकीलों के लिए खुशी की लहर लेकर आता है। क्यों, आप सभी जानते हैं, क्योंकि वकीलों के लिए बहुत सारे केसेस बन जाते हैं जब भी उत्तर कुंजी आती हैं। अब ऐसे में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की उत्तर कुंजी जारी हो जाने के बाद से गड़बड़ी देखने के लिए मिली है। यहाँ पे आयोग की तरफ से लगभग 21 क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया गया है। कल का वीडियो आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि 21 क्वेश्चनों को डिलीट किया गया है। लेकिन मामला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ से मामला शुरू होता है लोक सेवा आयोग की 2 बड़ी परीक्षाओं की अगर बात की जाए तो 38 सवाल गलत हैं। इसको लेकर अभ्यर्थी भड़के हुए हैं और एक बार फिर से मामला न्यायालय में जाएगा। संशोधित आंसर की को लेकर अभ्यर्थी फिर से कोर्ट जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ सवाल भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनके यहाँ पे डिलीट कर दिए गए या फिर उनके उत्तर बदल दिए गए हैं। साथ में लिखा हुआ है कि आयोग को नहीं पता जगदीश में कौन सी संधि है। हाल ही में जगदीश नाम से इनके सचिव मतलब अध्यक्ष भी देखने के लिए मिलते थे। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस नाम का इस्तेमाल लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के रूप में किया गया हो, अब उनके संधि के बारे में भी नहीं पता हो, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे पास जो विशेषज्ञ हैं उनमें सच में कहीं ना कहीं इतनी काबिलियत नहीं है कि वो 150 क्वेश्चन हमें बनाकर दे पाए। ये सिर्फ लोक सेवा आयोग की समस्या नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की समस्या है। हालांकि राजस्थान में ऐसा हुआ तो परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विशेषज्ञों को नहीं पता कि जगदीश के नाम में कौन सी संधि है। पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र 18वें नंबर का यह सवाल पूछा गया था, जिसमें आयोग ने विकल्प के तौर पर व्यंजन संधि सही माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी के अंदर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। बाद में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया जिसको लेकर जानकारी लिखी हुई है। फिलहाल ये कुछ क्वेश्चन है जिनको लेकर आप सभी चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन भाई दूसरी तरफ दोस्तों बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार मांग की जा रही थी। ऐसे में अलग अलग सरकारों की तरफ से घोषणा की गई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रोजगार के मुद्दे को लेकर सपा सरकार की तरफ से समय समय पर इस संबंध में घोषणा की गई। उनका दावा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो विभिन्न विभागों के अंदर जो भर्तियाँ वो की जाएंगी, जिसमें प्राथमिक शिक्षा विभाग भी शामिल हो गया। लेकिन अब यहाँ से अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल और उठने लगा है। वो सवाल ये है कि अगर नई सरकार के अंदर नई शिक्षक भर्ती की जगह पर शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाता है या फिर शिक्षा मित्रों के साथ साथ यहाँ पर एकेडमिक मेरिट को हटा दिया जाता है, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके सपने चकनाचूर हो सकते हैं। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर अगर ऐसा बदलाव हुआ तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी एकेडमिक मेरिट अच्छी नहीं होगी, क्योंकि पुराने समय में उन्होंने हाई स्कूल इंटर किया होगा। आज के समय में मैंने कल भी आप सभी को एक वीडियो बनाकर बताया था कुछ दिनों पहले, जहाँ पर 98% नंबर होने के बावजूद उनको साइंस की स्पेलिंग नहीं आती थी। तो इस प्रकार के आजकल मामले देखने के लिए मिलते हैं
कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई स्कूल इंटर के जो नंबर वो काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर बात की जाए पुराने समय के अंदर, वहाँ पे 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न आना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अगर 1st डिवीज़न आ जाए तो आप भी नंबर 1 है। लेकिन आज का समय बदल चुका है, आज आपके पास 98% है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन छात्रों के लिए नुकसानदायक होगा। तो अब ऐसे में छात्रों के मन में सवाल है कि अगर नई सरकार आकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं करेगी, सिर्फ शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को नौकरी दे देगी, तो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कहाँ से जारी होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में तो पद भी खाली नहीं है, पहला। दूसरा सवाल ये भी है छात्रों की तरफ से कि अगर एकेडमिक को हटा दिया गया तो जो कम एकेडमिक वाले अभ्यर्थी हैं उनका तो कहीं ना कहीं सपने चकनाचूर हो जाएंगे, और ऐसा कहीं ना कहीं पहले देखने के लिए मिला भी है। और कई बार इस प्रकार के ट्वीट उनके माध्यम से किए गए कि भाई सिर्फ टीईटी के आधार पर नौकरी दे दो, सिर्फ यहाँ पे बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों को नौकरी दे दो, शिक्षा मित्रों को नौकरी दे दो और मामले खत्म करो। चाहे शिक्षा मित्रों के रेगुलराइज करने की बात हो, चाहे बीएड टीटी के अध्यापकों उनको नियुक्ति देने का मामला हो, चाहे संविदा कर्मियों को रेगुलराइज करने वाला हो, चाहे अनुदेशकों वाला हो, शिक्षा मित्रों के बारे में भी स्पष्ट है कि गवर्नमेंट आएगी, कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन सारे वादों को पूरा करने का काम किया जाएगा। बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से भी आप सभी देख पाएँ कि कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों को प्राथमिकता लगातार समाजवादी पार्टी के माध्यम से दी जा रही है। उनका कहना है कि अगर पहली कैबिनेट में सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाएगा, और बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि नियमित का मतलब सिर्फ मानदेय बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने घोषणा पत्र के अंदर सरकारी नौकरी की बात पहले से कर रखी है, ध्यान से पढ़ें। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एडेड जूनियर रिजल्ट को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि एडेड जूनियर के बारे में आज की तारीख में एक सुनवाई देखने के लिए मिलेगी जो कि हाई कोर्ट में होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट के अंदर डबल गोले के मामले को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि इन अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो जारी नहीं किया गया। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की तरफ से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जवाब मांगा गया था, जो कि संबंधित था रिवाइज रिजल्ट के बारे में। आज इस मामले को लेकर एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, और हाईकोर्ट से इस मुद्दे पर जानकारी मांगी जाएगी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो रिवाइज रिजल्ट जारी होना है, क्या वो जारी करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2 गोले काले कर दिए थे उसको लेकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का स्टैंड क्या है। जैसे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से आज की तारीख में जवाब दाखिल किया जाएगा, उसके बाद में इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से आगे की जो कार्रवाई होगी वो शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल एडेड जूनियर को लेकर आज जो भी होगा आपको जानकारी मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए इसकी प्रक्रिया के बारे में, तो आपको बता दिया गया है कि अब कहीं ना कहीं नई सरकार बनने का ही इंतजार किया जा रहा है। अधिकारी हो या फिर सरकार, एडेड जूनियर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। इससे ही मिलता जुलता एक और मामला आप सभी को देखने के लिए मिलता है, जो कि संबंधित है 6800 शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर आपको याद होगा तो 6800 की चयन सूची सरकार ने जाने से पहले दाखिल की थी, मतलब कि चुनाव में जाने से पहले दाखिल की थी, मतलब जारी कर दी थी। अब 6800 की चयन सूची को लेकर जब से आप सभी के सामने सूची मिली है, कोई न कोई याचिका मामले को लेकर कोर्ट में चली गई है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि विनय कुमार पांडे की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है। मैं बता दूं कि जनरल वर्ग के अभ्यर्थी उनकी तरफ से याचिका को दाखिल किया गया। उनका कहना है कि सिर्फ ओबीसी एससी को 6800 सीटें देना पूरे तरीके से गलत है। इनका दावा है कि जनरल अभ्यर्थियों को भी इसके अंदर शामिल किया जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ आप जानते हैं कि सरकार ने इस बात को कंसीडर किया है कि भाई हमसे गलती जो हुई है वो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के माध्यम से हुई है, और हम सिर्फ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भरना चाहते हैं 6800। अब कैसे भरेंगे कैसे नहीं, इसको लेकर तो अभी सरकार को पूरे तरीके से जानकारी नहीं है, क्योंकि एजी भी इस मामले को लेकर जवाब नहीं देना चाहते हैं। उनको पता है कि 10 तारीख के बाद वो भी एजी रहेंगे कि नहीं, अभी पता नहीं है। तब तक इस मामले को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज की तारीख में एक बार फिर से इस मामले को लेकर आपको सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है, जो कि 30वें नंबर पर मामला लगा हुआ है। इसके अलावा एक मामला 19वें नंबर पर और लगा हुआ है। आप सभी देख पाएँ कि शिवम पांडे इसके अलावा यहाँ पे विनय कुमार पांडे की तरफ से इस याचिका को दाखिल करते हुए यहाँ पे 6800 की भर्ती को स्टे किए जाने की मांग की है। हालांकि 6800 की भर्ती पहले से ही रुकी हुई है, आगे तो बढ़ी नहीं है, लेकिन अगर नई सरकार आती है तो कुछ देखने के लिए मिलेगा। बाकी कोर्ट की तरफ से अगर आज कोई आदेश दिया जाएगा तो जानकारी आप सभी को अवश्य मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।